दोस्तों तक मेरा सलाम पहुंचे। मैं हूं वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। इस प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूं कि खबरों पर थोड़ा सा एक विश्लेषण भी करके आप तक पहुंचाऊं, जिसमें इन संभावनाओं का पता चल सके कि किस देश द्वारा किस एक्ट के बदले क्या नतीजे आने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं तीन अहम मुद्दों पर, जिसमें जो यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है उसमें दावा किया है रशिया ने कि 403 किलोमीटर और जो यूक्रेनी का इलाका था उसे अपने कब्जे में ले लिया है। और इससे बड़ी खबर ये कि ईरान के दूतावास पर जिस तरह कल इजराइल द्वारा हमला किया गया और यहाँ 2 ब्रिगेडियर और 5 बड़े अधिकारी जो सैन्य अधिकारी थे वो इसमें मारे गए हैं ईरान के। और इसको लेकर ईरान ने क्या कहा या क्या हो सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। और इससे भी बड़ी बात एक और खबर है जो कि एक अमेरिकी कांग्रेस में जो मेंबर है रिपब्लिकन का टिम वालबर्ग ने एक मीटिंग में एक तजवीज़ पेश की है कि क्यों ना गाज़ा को नागासाकी बना दिया जाए, यानी परमाणु बम से उड़ा दिया जाए। आखिर ये जो ज़ायनिस्ट हैं ये क्यों इस तरह का ख्याल पालते हैं, या क्यों इजराइल लगातार, जबकि हकीकत ये है कि गाज़ा में जो हमास के लड़ाके लड़ रहे हैं वो बदस्तूर लड़ रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका, ब्रिटेन और खुद इजराइल के हथियारों को जो है धूल चटाई जा चुकी है। वो अलग बात है कि छोटा सा टुकड़ा है जिस पर हवाई कब्जा, मिसाइलों का कब्जा और ज़मीनी टैंकों का, क्योंकि इनके पास कोई इतने बड़े हथियार नहीं थे, टैंक नहीं थे, हवाई हमले नहीं थे, मिसाइलें और छोटे हथियारों से हमास लड़ रहा है। मगर 7वां महीना भी ख़त्म होने को आ गया है, वो लड़ाई बदस्तूर जारी है। यहाँ बहुत बड़ी सफलता इजराइल को नहीं मिल सकी है, मगर फिर भी क्यों इजराइल लगातार जो सिविलियंस हैं उनको टारगेट करता है। जो मरने वाले 32,000 के करीब लोग हैं उनमें 73% बच्चे और महिलाएं हैं। और क्यों, आखिर इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है कि इजराइल क्यों बच्चों को, महिलाओं को मार रहा है, और क्यों ऐसे हालात में जब हमास से लड़ने में तकलीफ हो रही है उसके बाद ईरान को जाकर उकसाने की कोशिश कर रहा है इजराइल। इसके पीछे उसकी प्लानिंग क्या है, इस पर थोड़ी सी एक नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि आखिर इजराइल चाहता क्या है, क्यों उकसावा कर रहा है चारों तरफ, और क्यों जिस तरीके से रूस के अंदर जो हमला हुआ है, जो 140 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं जिस हमले में, वो भी आखिर ये उकसावा चाहता कि इल्ज़ाम यूक्रेन या अमेरिका पर आए और फिर इसको किस तरीके से आगे इससे निपटने की कोशिश करेगा रशिया। यानी ये चारों तरफ ऐसा लगता है कि इजरायली थिंक टैंक या इजराइल के बनाने वाले, इजराइल को यहाँ पर स्टैब्लिश करने वाले जो थिंक टैंक और फाइनेंसर्स हैं, वो तमाम लोग क्यों चाहते हैं कि दुनिया में बम पूरी तरह से परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत उरूज पर आ जाए। और आखिर क्यों उकसाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान डायरेक्ट जी इस वॉर में शामिल हो जाए। आखिर ये इजराइल चाहता है कि अमेरिका चाहता है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि अमेरिका इस वक्त ईरान को युद्ध में सीधे घसीटना चाहता है तो इससे इत्तेफाक शायद इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि यहाँ अमेरिका के अंदर जो है ये बाइडेन की तरफ से वाज़ेह किया जा चुका है कि जो हमला ईरानी दूतावास पे सीरिया के अंदर इजराइल ने किया है उसमें अमेरिका को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उनसे कोई बात नहीं की गई और इनसे इसके लिए कोई मशवरा नहीं किया गया। इजराइल ने सीधे अपनी मर्जी से ये अटैक किया है, यानी अमेरिका इससे मुतमईन नज़र नहीं आता है। मगर उसके बावजूद हम ये ना समझें कि अमेरिका इससे नाराज़ हो जाएगा। अमेरिका नए हथियार देने की इजराइल को प्लानिंग कर रहा है और देगा, उसकी मजबूरी है। उस मजबूरी पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मगर ये इजराइल क्यों चाहता है कि दुनिया में हर हाल में परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, क्योंकि वो लोग भी, माफ़ करना, जो इस तरह के बयान देते हैं कि गाज़ा को नागासाकी बना दिया जाए, तो वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि जो इस वक्त गाज़ा के अंदर बचे हुए सिविलियंस हैं जो रफ़ा में हैं, या ये जो इस तरीके के इनको कैंपस में जो रखा गया है, कैंपों में रखा गया है और उन पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। बल्कि एक जिस तरह से यूनाइटेड नेशन की तरफ से काम करने, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काम करने वाले लोगों को भी इजराइल ने डायरेक्टली उड़ा दिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कई और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो हेल्थ वर्कर थे वो मारे गए हैं। आखिर हर तरफ से इजराइल उकसावा किए जा रहा है और ऐसे लोगों को मारता है, डॉक्टरों को मारता है, हेल्थ वर्कर्स को मारता है, बच्चों को मारता है और औरतों को मारता है। क्यों ऐसा कर रहा है? क्यों इतना वो कोशिश कर रहा है कि वो हमास को
खत्म नहीं कर पाया 7 महीने में, फिर भी मगर बच्चों को पहले दिन से मार रहा है। इसके पीछे की साइकोलॉजी थोड़ी सी आप समझ लें तो मेरे ख्याल से आसान हो जाएगा। इजराइल का धार्मिक बिलीव ये है कि उनको वो लाल गाय मिल चुकी है और अब वो वक्त बदल रहा है कि दुनिया को हम परमाणु युद्ध में ला सकते हैं, जिसमें 70% जब परमाणु युद्ध शुरू होगा तो दुनिया अपने आप खत्म हो जाएगी। क्योंकि ये बात अच्छे से जानता है वो भी जिसकी मैंने बात की है, टिम वालबर्ग। वो जानता, जो कह रहा है कि हम गाजा को नागासाकी बना दें, यानी जितने सिविलियन और बच्चे बचे हुए हैं, जितने घायल वहाँ लोग हैं, उन सबको एक परमाणु बम से, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा है, एक ही परमाणु बम से खत्म हो जाएगा। नागासाकी जितना तो पूरा गाजा है भी नहीं, और वो पूरा का पूरा इंसान रहित हो जाएगा, तो उसमें उनको बड़ी शांति और सुकून मिल जाएगा, ऐसा वो मान रहे हैं। क्योंकि ये गाजा में सिविलियन ही परमाणु बम से खत्म हो सकते हैं। याद रखिएगा कि जो हमास के लड़ाके हैं, ना उनकी सुरंगों में समंदर का पानी ने काम किया, ना किसी गैस चैम्बर ने काम किया। तमाम हरबे अपनाने के बाद ना ही वो बंधकों को छुड़ा पाए हैं, ना ही अपने जनरल कर्नल जो उठाकर हमास के लोग उन सुरंगों में रखे हुए हैं उनका पता लगा पाए हैं, ना उनकी बिजली काट पाए हैं, ना उनका पानी खुराक सप्लाई चेन काट पाए हैं। यानी कि परमाणु हमले के बाद भी उनका कुछ कटने वाला नहीं है, और ना ही हमास के लड़ाके परमाणु वार में मारे जाएंगे। फिर ऐसा क्यों अमेरिका के कुछ लोग और इजराइल के कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें, मतलब सिविलियंस को वो पूरी तरह खत्म कर दें और दुनिया में लोग बिलबिला उठाए और आपस में वो परमाणु अटैक पर वापस उतर आए, और फिर एक दूसरे के पास जो परमाणु है, माफ करना भले ही अमेरिकी है मगर तुर्की के पास भी परमाणु हथियार रखे हैं, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, ईरान भी परमाणु हथियार बना चुका है। यानी कि जब परमाणु वॉर शुरू होगा तो फिर इसमें पूरी दुनिया शामिल हो जाएगी और दुनिया का 70% हिस्सा खत्म हो जाएगा। यही उनका धार्मिक बिलीव है। जो लोग नहीं समझते वो नादान है कि वो ये मानते हैं कि ये कोई ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें ये दुनिया को भला चाहते हैं या फिर विक्टिम को बचाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं उनकी कार्यशैली क्या है। वो अस्पतालों के डॉक्टरों को मारते हैं, हेल्थ वर्कर के कितने लोगों को मार चुके हैं, 150 से ज़्यादा पत्रकारों को मार चुके हैं। मतलब कुल मिलाकर जो भी जनसेवक हैं या जो भी जनता को राहत का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को इजराइल की फौजें, इजराइल के लोग चुन चुन कर मारते हैं, ताकि दुनिया में गुस्सा भड़के और गुस्सा उस लेवल पर आ जाए कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाए, और फिर मुट्ठी भर यहूदी, क्योंकि बाकी दुनिया भी थर्ड वर्ल्ड वॉर में ख़त्म हो जाए, और जब ये बचे तो फिर ये पूरी दुनिया पर राज करें। अजीब सा जुनून है इन लोगों में, अजीब सा ख्वाब पाल कर बैठे हैं ये लोग। यही वजह है कि दमिश्क के अंदर जब इन्होंने हमला किया है, दूतावास उड़ाया है, ये जानते हैं कि वियना कन्वेंशन का वायलेशन स्पष्ट है, जिस पर ईरान का रद्द अमल सख्त आएगा। बल्कि उसका बयान भी आ चुका है कि ईरान का बयान स्पष्ट है कि हम इस हमले का जवाब देंगे, इसका अधिकार हमारे पास है, क्योंकि दूतावास पर जो है हमला करके वियना कन्वेंशन का भी जो है वायलेशन किया गया है, और इसका सही कहाँ और कैसे जवाब दिया जाए इसका अधिकार अब ईरान के पास मौजूद है। और चूंकि ये इजराइल ने जो है वो डायरेक्ट ईरान पर हमला किया है, डायरेक्ट ईरान का मतलब जब किसी भी देश में किसी का दूतावास होता है तो वो उसका देश का हिस्सा ही कंसिडर किया जाता है। इसी वजह से ईरान कह रहा है कि हम पर डायरेक्ट हमला किया है तो हम डायरेक्ट हमला, हाँ, जवाब इसका देंगे। तो डायरेक्ट जवाब जो है वो तेल अवीव पर भी हो सकता है, डायरेक्ट जो हमला है वो किसी दूसरे देश में इजरायली एम्बेसी अगर मौजूद होगी तो वहाँ भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जिस एस्केलेशन को इजराइल चाहता है, उकसावा कर रहा है, शायद दुनिया अब उसकी तरफ 2 कदम बढ़ा रही है। हालांकि रशियन और चाइनीज थिंक टैंक के चलते उन्होंने हर बार ये कोशिश की है कि जो उकसावा जो बेगुनाहों को मार के या फिर इस तरह की एक्टिविटी करके इजराइल कर रहा है, वो चाहता है कि एक बार मुस्लिम जगत इकट्ठा होकर इजराइल पर हमला कर दे, जिसे बचाना अमेरिका की मजबूरी होगी, ब्रिटेन की मजबूरी होगी। तो ये दोस्तों बहुत से नाज़रीन हमारे नए होंगे, क्योंकि हम नए चैनल पर काम कर रहे हैं तो उन्हें पता नहीं होगा, तो उनको बता दिया जाए। नई मजबूरी इसलिए होगी क्योंकि वो ज़ायनिस्ट कंपनियां, जो यहूदी कंपनियां हैं जो अमेरिका में काम करती है, वो दोनों ही पार्टियां जो जीतती हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, दोनों पार्टियों में से, उन पार्टियों के कैंडिडेट्स की, उनके प्रेसिडेंट्स की फंडिंग जो है वो वही कंपनियां करती हैं जो कंपनियां वहाँ हथियार बनाती हैं। तकरीबन 90% अमेरिकन बाजार पर कब्जा रखती है वो सब यहूदी हैं, और उन सब की इच्छाओं के, उनके दिलों के नज़दीक जो है धार्मिक तौर पर एक
पवित्र स्थान के तौर पर जो है वो इजराइल है, जिसे उनकी धार्मिक बिलीव ये है कि हमने ये धरती हमें गॉड ने दी है और ये यहोवा ने दी है, और यहोवा की दी हुई धरती तो हमारी है ही, और इसी पे हम सबको एक बार लौट जाना है और यहाँ से हमें दुनिया पर राज करना है। मगर फिलहाल वो अमेरिका से पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्योंकि वो अमेरिका के टैक्सेशन का पैसा जो वहाँ की जनता का होता है वो लेते हैं, और वो फिर सरकार उस पैसे से इन कंपनियों से जो प्राइवेट है वो हथियार बनाती हैं उनसे वो खरीदते हैं, और ये लोग दूसरे देशों को गिफ्ट में अगर अमेरिकी सरकार हथियार देती है तो भी ये प्राइवेट कंपनियां जो यहूदियों की हैं मुनाफा बहुत मोटा कमाते हैं, और इनका काम कमाई का है। और इसीलिए किसी को भी अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाने या हटाने या फिर मेंबर ऑफ सीनेट और मेंबर ऑफ कांग्रेस तक पहुंचाने का काम इन कंपनियों की फंडिंग द्वारा ही किया जाता है। तो यानी अमेरिका के अंदर जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं वो चंद मुट्ठी भर लोगों हैं, जो जिनमें से रॉकफेलर आप मान सकते हैं, मॉर्गन फैमिली मान सकते हैं, स्मिथ फैमिली मान सकते हैं, आप जो है रोथशाइल्ड फैमिली मान सकते हैं। तो ये सारी यहूदी फैमिलियां जिनके ताल्लुक जो है पेरिस से भी हैं, जिनके ताल्लुक ब्रिटेन, उनको रोथशाइल्ड ऑनिड सिटी जो है वो वैसे ही लंदन को कहा जाता है, और रोथशाइल्ड चौक जो है इजराइल में भी उन्होंने बनाया है, और इनके कुछ घर और कुछ खजाने जो हैं स्विट्जरलैंड में भी मौजूद हैं, जो इन्होंने बिल्कुल पीस की एक जगह बनाई है जहां वो किसी के साथ लड़ते भी नहीं है, परमाणु सुरक्षित भी उसको उन्होंने बनाया है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चल रही है पर्दे के पीछे। यानी इजराइल उस हद तक दुनिया को चिढ़ाना चाहता है जिसमें पूरा पहले मुस्लिम जगत शामिल हो जाए, तो उसके बाद जो है ईसाई जगत शामिल हो जाएगा, और पूरी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर में आ जाएगी। यानी इजराइल के वो तमाम बातें जो दुनिया में मीडिया में उनका बड़ा इन्वेस्टमेंट है, और ये जो कम बनाते हैं अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनाने का काम करते हैं वो एक बहुत बड़ा फंड जो है वो इजराइल को मीडिया मैनिपुलेशन के लिए भी देते हैं। तो मीडिया, इसमें कोई शक नहीं है कि एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो दुनिया की जहन पर काम करता है और बहुत कायदे से कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन उतनी ही लोगों के पास पहुंच पाती है जितना वो पहुंचाना चाहते हैं और जिस तरीके से पहुंचाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ इस वक्त हमको ऐसा लग रहा है कि ये तो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि इजराइल क्या चाहता है, यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर चाहता है, जो हो नहीं रहा है। क्योंकि इसीलिए एक बार उसमें थोड़ा सा और ऐड करता चलूं कि रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन को हैंडल किया है, वो नहीं चाहते थे कि यूक्रेन को ऐसे हैंडल किया जाए। यूक्रेन की तरफ से भी हर बार इजराइल और अमेरिकी मैनिपुलेटर की तरफ से कोशिश की गई कि किसी न किसी तरह से टैक्टिकल बम का इस्तेमाल, परमाणु बम का इस्तेमाल करे, रशिया जो पूरे यूरोप को एक खतरा महसूस कराए, और फिर पूरा यूरोप मिलकर जो है, नाटो और यूरोप मिलकर जो है एक रूस पर हमला किया जाए, और हमला करके उसे लंबे युद्ध में तो उलझाकर बहुत दिनों तक बर्बाद किया जाए, या फिर जो है अगर ताकत जुटा सके तो रूस को खत्म कर दिया जाए। तो ये बात तमाम यूरोप जानता है कि रूस के साथ डायरेक्ट वार में भी वो नहीं जीत सकते, और अमेरिका यूरोप को फंसाना चाहता है, जबकि खुद डायरेक्ट जो है रूस के साथ लड़ने की ना वो ताकत पहले रखता था, ना अब रखता है, ना आगे रख पाएगा। फिलहाल की सूरत हाल ये है, मगर वो मैनिपुलेशन से यूरोप को भी तबाही के कगार पर लगभग ले आया है, मगर और आगे युद्ध तक ले जाना चाहता है। तो कुल मिलाकर पूरी दुनिया को युद्ध में धकेलने की जो कवायद है वो चल रही है। और याद रखिएगा, आखिरी में इस प्रोग्राम के मैं आपको ये बता दूं कि मुस्लिम जगत को भी युद्ध में और ईसाइयों के साथ उलझाकर, यानी यूरोप के साथ भी उलझाकर, अमेरिका के और ब्रिटेन के साथ भी उलझाकर बात यहीं ख़त्म हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। इनका असल फोकस जो चाइना है वो टारगेट में पूरी तरह से इनके साथ जो है आगे एस्केलेशन की तरफ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। रशिया और चाइना ने मिलकर इस पूरे गेम को बहुत ही स्लो स्टैटिकली हैंडल किया है। इन्होंने पिछले 2 सालों में उकसावे की कार्रवाई चीन के साथ और बाकायदा ये वॉर जो है रूस के साथ चल रही है। ये तमाम गेम, पाकिस्तान की जो माफ़ करना सत्ता का परिवर्तन हुआ वो भी इसी गेम का एक हिस्सा था। मगर अभी थोड़े थोड़े इशारे मिलने लगे हैं कि कहीं पाकिस्तान की फ़ौज को शायद ये महसूस होने लगा है कि रशिया के बेड़े और तैयारियां जिस तरह की है और ईरान जिस तरह से आगे एक्ट करने की संभावना बन रही है, शायद अब एशिया से विदाई का समय आ चुका है अमेरिका का। और इससे बड़ा खतरा जो पाकिस्तानियों को महसूस हो रहा है वो ये है कि 14-15 मई को इस्लामिक फोरम का एक समिट किया है, जो करता है ये भी जो है एक बार फिर उस समिट को बड़े लेवल पर रूस मुनक़िद करने जा रहा है। तातारिस्तान की राजधानी
तातारिस्तान उसका एक स्टेट है जिसकी राजधानी कजान है। कजान में तमाम इस्लामिक मुल्कों के साथ ये आर्थिक फोरम है जिसमें तालिबान को भी इनवाइट किया गया है। और बात ये चल रही है कि तालिबान से जो आतंकवादी का टैग है शायद वो रूस हटा दे तो इनको फिर, हालांकि अभी जो है एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर रशिया ने मान्यता नहीं दी है उनको, मगर तालिबान से अगर आतंकवादी का टैग रशिया रिमूव कर देता है तो फिर राजनीतिक डिस्कशन शुरू हो सकते हैं। और अगर राजनीतिक डिस्कशन जो है वो शुरू होंगे रशिया के साथ तो बहुत जल्द रशिया और चाइना तालिबान को लीगल सरकार के तौर पर मान्यता दे सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो फिर पाकिस्तान की जो ज़रूरत चाइना और रशिया को थी वो कम हो जाएगी। ऐसे में अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को ही एक हाशिए पर लाकर खड़ा किया जा सकता है। और इस सूरत हाल को शायद पाकिस्तानी फौज समझना शुरू हो गई है। इसी खतरे को भांपते हुए धीरे धीरे इमरान को रिलीफ देना शुरू किया है। इस पर अगले प्रोग्राम में फिर डिटेल में ज़रूर बात करेंगे। शायद जो इंडिकेशन अभी मिल रहे हैं पाकिस्तान को वो इशारा कर रहे हैं कि पश्चिमी जगत वो उनकी मदद इतनी नहीं कर पाएगा जितनी वो सोच रहे थे। दुनिया बदल चुकी है, तो बदली हुई दुनिया पर हम फिर अगला प्रोग्राम करेंगे। देखेंगे कि ईरान जो है वो इसको कैसे जवाब देता है और कजान में होने वाला सबमिट तालिबान को अगर आतंकवादी के टैग से रशिया रिमूव करता है तो उसके प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं। और जो टिम वालबर्ग कह रहा है अमेरिका में बैठ के कि गाजा को परमाणु से उड़ाकर नागासाकी बना देना चाहिए, इस पर दुनिया का क्या रद्द अमल आता है, इस पर भी आगे बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ और साथ दीजिएगा हमारा। खुदा हाफिज।